नमस्कार, 10 बज चुके और 10 बजे की बड़ी खबर और बड़ी बहस लेकर के हम हाजिर हैं। मैं हूं सचिन। कोरोना संकट से निपटने के लिए बने पीएम केयर्स फंड पर अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट से फैसले से पहले इस पर सियासत तेज हो गई है। वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने इस फंड को बेईमानी का फंड बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बेईमानी से इस फंड का प्रयोग किया गया। वहीं जेपी नड्डा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने चीन से पैसे लिए, इसका हिसाब कौन बताएगा। तो कुल मिलाकर के इस मुद्दे से जुड़े सवाल हमारे साथ है कि कांग्रेस की केयर नहीं फंड की फिक्र है क्या? देश के भरोसे पर कांग्रेस को भ्रम क्यों है? वहीं चीन के पारिवारिक चंदे पर कब बोलेगी कांग्रेस? ये बड़े सवाल हैं। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि दरअसल खबर क्या है, खबर उठी कैसे। खबर यह है कि पीएम केयर्स फंड के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जवाब आया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब दिया। राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड को बेईमानी का फंड बताया था। सोनिया राहुल गांधी के चीन के चंदे से राष्ट्रहित को चोट है, यह जेपी नड्डा का कहना है। पूरा देश पीएम केयर्स फंड के साथ है और राहुल फेक न्यूज फैला रहे हैं, यह बीजेपी अध्यक्ष ने कहा। और पीएम केयर्स फंड पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा कि एनडीआरएफ में, याचिका में कहा गया है कि इसको एनडीआरएफ में ट्रांसफर कर दिया जाए। हमारे साथ आरवीएस मणि हैं, पूर्व अंडर सेक्रेटरी गृह मंत्रालय। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल है, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ सैयद अब्बास है, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल, सीधे तौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह बेईमानी का फंड है। अब मुझे नहीं मालूम कि उनके पास क्या सबूत हैं, क्या नहीं है। पहले दिन से पीएम केयर्स फंड पर वो निशाना साध रहे हैं। हालांकि जेपी नड्डा ने उनको जवाब दिया है कि वो इनकॉम्पिटेंट है, जवाब उनको देना चाहिए जो कि चीन से फंड आया है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या मंशा? रूप से सामने आता है कि वह कोई बिना तथ्यों के सारी चीजों पे बात करने लगते हैं। अगर उनको पहले भी कई बार उन्होंने इस पे प्रश्न उठाने की कोशिश की और पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सब जगह से उन्हें जवाब मिल चुका है कि पीएम केयर्स फंड एक पर्टिकुलर उद्देश्य से किया गया है। कोरोना की त्रासदी में सडनली इतने सारी व्यवस्थाएं करनी थी, उसके लिए यह किया गया था। और यह जो इसमें इसके कारण फायदा भी हुआ, कितने सारे वेंटिलेटर, लगभग 50,000 वेंटिलेटर्स का इसमें इसके पीएम केयर फंड्स के थ्रू अरेंजमेंट होने की बात है। उसमें से 15-20 हज़ार वेंटिलेटर्स आ भी गए। और भी जो समाज के अलग अलग लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ के ये जो कोरोना त्रासदी में सरकार का सहयोग करने का प्रयास किया, उसके लिए एक रास्ता सरकार ने सुनिश्चित किया। और इसका प्रॉपर ऑडिट होगा और पूरी तरह से इसके बारे में पूरी चिंता के सामने सब रख। इतना सब समझाने के बाद फिर राहुल गांधी फिर उसी बात पे आ जाते। किसी भी बात में वो तथ्यों को और जवाबों को नकार के फिर उसी पूरी इधर उधर से फेक न्यूज को लेके उसको खड़ा करने का, सवाल खड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो यह जो बात है उनकी, और अपनी किसी बात पे वो जवाब देने को तैयार है नहीं। हेलो, आवाज आ रही है? बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो ये जो अपनी किसी भी बात पे अब सब स्पष्ट रूप से आ रहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के पास जो केंद्र सरकार का एनडीआरएफ का पैसा है, जो केंद्र का पैसा होता है, वह उसको ट्रांसफर किया गया। क्यों ट्रांसफर किया गया, इसका कोई जवाब नहीं है। एक प्राइवेट फैमिली फंड के पास यह पैसा कैसे गया? फिर चीन से उन्होंने फाउंडेशन में पैसा लिया, 2005 में यह पैसा आया। और उसके बाद आरसेप, जो स्पष्ट रूप से अब सामने आ चुका है कि आरसेप जैसा जो चीन के साथ एग्रीमेंट करने का प्रयास कांग्रेस कर रही थी, उसने देश का बहुत बड़ा नुकसान आर्थिक रूप में करना था। एफटीए उन्होंने किया, उसके बाद 5 रिपोर्ट्स उन्होंने निकाली। इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं देना। राफेल पे उन्होंने खड़ा कर दिया सवाल, सारी तरफ से उन्हें जवाब मिल गए। तो उन्होंने एक एजेंडा बना लिया है कि येन केन प्रकारेण, झूठ तथ्य को इधर उधर से मिला के हर चीज में आओ जवाब, प्रश्न करो और भाग जाओ, ना जवाब सुनो, ना अपनी बात का कोई जवाब दो। और इस तरह की उनकी सैयद अब्बास का प्रयास है। देखिए, ऐसा है कि सवाल पूछना उसे जायज लगता है जो खुद सब उत्तर जानता हो, जिसने सब उत्तर दे दिए हों। चीन से आप क्यों मिले? एक पार्टी होने के नाते गवर्नमेंट से आपने क्यों कांटेक्ट किया?
चीन से जब पैसा आया राजीव गांधी फाउंडेशन में, उसका हिसाब कौन देगा? यानी कि अपना कोई जवाब मान्य नहीं है। आप खुद किसी तरीके का मानक अपने ऊपर नहीं रखते हैं, लेकिन पीएम केयर्स फंड जो कि आपदा से निपटने के लिए पूरा देश एक साथ किसी ने 10 करोड़ रुपए से लेकर के 10 रुपए तक दिए, उसके ऊपर सवाल उठाएंगे, लेकिन खुद कुछ नहीं बताएंगे। सचिन साहब, मैं गोपाल जी को मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल आपने लाजिम सवाल पूछा है और ये सवाल वाजिब है और जायज है, लेकिन ये भी तो जायज है कि पीएम केयर्स की ऑडिट रिपोर्ट आए। जब प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड था, आपको पीएम केयर्स की क्या जरूरत? उसके साथ साथ जेपी नड्डा जी ट्वीट करते हैं कि चाइनीज कंपनीज के पास से पैसे लिए यूपीए की जब सरकार थी। अरे आपने खुद पीएम केयर्स फंड से करोड़ों रुपए लिए चाइनीज कंपनी से, ओप्पो से, वीवो से, 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ लगातार आप लेते गए। तो ये ऐसा हो गया है, जो लोग शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरे पे पत्थर फेंका नहीं करते। और दूसरी बात, यानी कि आप मान रहे हैं ना कि राहुल गांधी ने भी पैसे लिए थे, इस कारण से उनको लग रहा है कि मैं ये खुलासा कर दूं। आप ये मान रहे हैं, इसका मतलब राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने पैसे लिए थे चाइना से सचिन साहब, और राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पे? जो डील, मतलब आप ये कह रहे हैं जो शीशे के घर में रहते हैं दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने, इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब क्या ये मान रहे हैं कि क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस ने सो कॉल्ड एक प्राइवेट एंटिटी के तौर पर पैसे लिए थे, इस कारण से राहुल गांधी को ये टीस है कि मैं इसका खुलासा कर दूंगा? ऐसा कुछ यहां पर भी हो सकता है, ये है ना सचिन साहब? हाँ, बस मैं बात पूरी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं और मेरे साथ कई करोड़ भारतीय ये भी जानना चाहते हैं, जो कांग्रेस पे प्रकाश डालते हैं भाजपा वाले, कि क्या डील हुई थी, क्या डील हुई थी, फोटो वगैरह। मेरे पास भी राम माधव जी के फोटोज हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ मिलते हुए, झुलते हुए। ये क्या डील हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी चाइना और बीजेपी के बीच में? और उसके साथ कब आएगी पीएम केयर्स ऑडिट रिपोर्ट? और आप भी क्यों लेते हो चाइनीज से पैसा? अगर इसका मुझे जवाब मिल सके तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा भाजपा से। आप एक तरीके से ये एंडोर्स कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने, नेशनल टेलीविजन पर आप आज ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे लिए, ना केवल पैसे लिए, टीस उनकी यही है कि यहां पर भी कहीं ऐसा ना हो, इस कारण से मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं। लेकिन आरवीएस मनी, देखिए, जो पीएम केयर्स फंड, और ये किसी भी सरकार में एक राइट होता है कि आप किसी भी आपदा से निपटने के लिए एक अलग से फंड जो है आपदा प्रबंधन का एक फंड बना सकते हैं, लेकिन एनडीआरएफ या इससे पहले मैं बात करूं कि पीएम रिलीफ फंड, उसमें तो एक विपक्ष का नेता भी साथ रहा है ना। क्या टीस ये तो नहीं है क्योंकि सोनिया गांधी भी एक ट्रस्टी या एक मेंबर रही हैं, उनका ये राइट छिन गया? क्या है क्या टीस? देखिए, जो आपका जो प्राइम मिनिस्टर उसमें सोनिया गांधी का, बट पीएम केयर्स का जो परिकल्पना की गई थी उसमें, क्योंकि कोविड की जो कुछ चुनौतियां ऐसे अनफोर्सिन, हमें पता ही नहीं था, ऐसे चुनौतियां आ गई थी और इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस, संपत्तियों की जरूरत थी, और इस संपत्तियों को तैयार करने के लिए ये पीएम केयर्स एक्सक्लूसिव फंड बनाया गया है। एनडीआरएफ के पास, एनडीएमए के पास जितने फंड एनडीआरएफ का आता है, एनडीएमए के पास आता है, वो थ्रू दी बजटरी सपोर्ट आता है और वो टैक्सेशन और अधिक तरीके से पार्लियामेंट के अनुमोदन के साथ आता है। परंतु ये पूरा 100% वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ये एक तरीके का नागरिकों का पार्टिसिपेशन है कि हमें इस चुनौतियों से लड़ने के लिए हमारा योगदान, नागरिकों का योगदान है, उसको एकीकृत करके पीएम केयर्स फंड कह के एक बनाया गया है। इसका जो भी होगा, अभी आज बजट होता तो आज ऑडिट नहीं होता, अभी इसकी परिकल्पना स्थापना हुई है, आने वाले काल में इसका ऑडिट भी 100% होगा, इसका कोई भी वजह नहीं। और दूसरी बात, उसमें कौन कंट्रीब्यूट करता है, योगदान कौन देता है, ओप्पो देता है या वीवो देता है, उसका कोई उसके ऊपर वो नहीं होता, क्योंकि उसके बदले में वो कुछ नहीं लेते। परंतु जो कम्युनिस्ट पार्टी, इंटरनेशनल लाइसेंस डिपार्टमेंट, जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो समझौता हुआ है, MOU हुआ है, कल ही मैंने इस पर एक टिप्पणी भी लिखी है, कोई भी फॉरेन कंट्री का कोई भी इवन जो FIPB जो एंटरप्राइज होते हैं, छोटे छोटे जो एंटरप्राइज होते हैं, वो भी जब फॉरेन कोलैबोरेशन करके इंडिया में आते हैं, उनका भी क्लियरेंस MHA से होती है, IB और R&AW और अन्य गोपनीय
संस्थाओं से उनकी वेटिंग करके उसके बाद ही उनको अनुमोदन दिया जाता है। दिक्कत क्या है? परंतु आप तो बहुत इस संदर्भ में जो आईसीसी, आप तो वित्त मंत्रालय, आप तो वित्त मंत्रालय बता रहा हूं मैं इसलिए क्या फिर दिक्कत क्या है कांग्रेस की? बताता हूं सचिन साहब, कांग्रेस की दिक्कत ये है, कांग्रेस की दिक्कत क्या है ये नहीं पता, परंतु मैं सीसीपी के ऊपर एक चीज बहुत जरूरी टिप्पणी करना चाहता हूं। देखिए एक बात सुनिए, सीसीपी से इन्होंने एग्रीमेंट किया, तुरंत उठा के देखिए एनएसी के रिकमेंडेशन में चाइनीज गुड्स जितने अंदर आ रहे थे उन पे ड्यूटी बढ़ा के उनको इतना ज्यादा बेनिफिट दिया गया, और आज यह है कि हमारी लघु उद्योग खत्म हो चुकी थी। इसी तरीके से कई समझौताएं हुई है और इसके ऊपर कोई भी आज तक किसी ने टिप्पणी नहीं की। एक बात तो यह है, और सीसीपी का कोई भी जो इन्होंने समझौता किया कांग्रेस पार्टी के साथ, उसको आईबी वेटिंग या सिक्योरिटी वेटिंग होने की बहुत बड़ा अनिवार्य होती है। ये एक सरकारी प्रतिक्रिया है, इसमें कोई ये प्रतिक्रिया है, इसमें कोई भी एग्जम्प्टेड नहीं है, किसी को भी वो नहीं दी जाती। परंतु इसमें ये चीज हुई नहीं है, क्योंकि अगर हुई होती तो कई लोगों को संज्ञान आती है। इसका मैं प्रमाण देता हूं कि पार्लियामेंट में जितने भी जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स के बारे में, जितने भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में कोई भी जवाब दिया गया है, तो पार्टी टू पार्टी ऐसा एमओयू कह के किसी भी जवाब में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सरकार के ज्ञान में ऑन रिकॉर्ड थी नहीं। ये तो बाई चांस अभी 2018-19 में किसे कैसे बाहर आई, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो बात है ना, ये भी एक देश के न केवल समझौता, गवर्नमेंट एसओपी सुना था, सुरक्षा के बाद समझौता, गवर्नमेंट एसओपी सुना था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा पार्टी टू गवर्नमेंट किस तरीके का एमओयू हो गया। और क्या गोपाल कृष्ण अग्रवाल क्या उसी एमओयू में कहीं लिखा तो नहीं था? क्योंकि वो तो मसौदा कांग्रेस ने सामने रखा नहीं, वो तो सवाल किसी आरटीआई में आते नहीं, वो तो बात आई नहीं कि लोगों को बता देते कि देखिए पार्टी ने क्या समझौता किया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी समझौते में ही कहीं लिखा हो कि भैया भारत जैसे आत्मनिर्भर बनेगा, भारत अगर किसी पेंडेमिक से निपटने की कोशिश करेगा, हम चीन को मजबूत करने के लिए भारत को कमजोर करना शुरू कर देंगे। देखिए, अगर राहुल गांधी का जब से ये चीन के साथ या कोरोना का क्राइसिस हुआ या चीन ने हमारी बॉर्डर पे इंट्रूजन करने का प्रयास किया, तब से उनके सारे स्टेटमेंट देख लें तो वह भारत के सरकार का विश्वास नहीं करते, ना आर्मी का विश्वास करते हैं। उन्हें चीन की लोगों के या चीन के अखबारों का या चीन के नेताओं के भाषण को बार बार उद्धृत करके उनके ऊपर विश्वास जताते हैं। तो यह अपने आप में स्पष्ट दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी मंशा पूरी तरह से गलत है। दूसरी बात, जब ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन की बात है, उसने केवल एमओयू ही नहीं साइन किया, उस एमओयू के बाद आरसेप जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जिसमें देश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरी तरह से इंटीग्रेटेड था कि साइन करें या ना साइन करें, और अब ना साइन करके पूरा देश ने उसको स्वागत किया है कि देश की अर्थव्यवस्था को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उससे फायदा हुआ है कि हम आरसेप से बाहर आ गए। उसके ऊपर आरजीएफ की 5 रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है राजीव गांधी फाउंडेशन की, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत को आरसेप साइन करना चाहिए। इस बात का कहां जवाब है राहुल गांधी जी के पास कि यह रिपोर्ट किस आधार पे थी? क्या जो 90 लाख रुपया चीन की एम्बेसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया था यह रिपोर्ट बनाने के लिए, उसका दबाव तो नहीं था जिसके कारण यह रिपोर्ट चाइना के फेवर में गई? क्यों? यह दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो चाइना की एम्बेसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया, दूसरा उन्होंने शी जिनपिंग के साथ एक पार्टी टू गवर्नमेंट एक समझौता किया जो पब्लिक डोमेन में एमओयू नहीं है, तीसरा उन्होंने ऐसी रिपोर्ट्स निकाली जिसका भारत के हित में कोई उसका योगदान नहीं था, वह चीन के हितों को साध रहा था। तो यह सारी चीजें बातें अपने आप में, एक तो उनका चीन का फेवर करता हुआ स्तर, बिल्कुल कर्ज चुका रहे, उसी पक्का है ये। दूसरा बात वो चीन के साथ है। दूसरी बात अलग आ गई, यह है एनडीआरएफ जो सरकार का पैसा है वह कैसे किसी प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, इसका क्या जवाब है? किस लिए किया? एनडीआरएफ का फंड उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन, एक फैमिली ओन ट्रस्ट को, जो कांग्रेस पार्टी का भी नहीं है, एक गांधी फैमिली का अपना पर्सनल ट्रस्ट है जिसमें सोनिया गांधी जी उसकी चेयरमैन है, उनके परिवार के लोग उसको कंट्रोल करते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो खुद भ्रष्टाचार के केस में जो है जमानत पर बाहर हैं, डेक्कन हेरल्ड केस सारी दुनिया जानती है। तो सैयद अब्बास, सबसे बड़ी बात तो ये फिर आती है ना कि क्या सारे सवाल जो है वो भारत के लिए हैं?
इतना बड़ा पेंडेमिक, भारत ऐसी लड़ाई लड़ रहा है, या फिर ये रास नहीं आ रहा राहुल गांधी को? एक सवाल बता दीजिए, मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं और बिल्कुल कैटेगोरिकली पूछ रहा हूं। एक सवाल बता दीजिए, राहुल गांधी ने ट्विटर के माध्यम से जो चाइना से पूछा हो कि वायरस कहां से आया, आपने कैसे फैलाया, यहां पे कैसे कंपनी है, एक सवाल बता दीजिए सर। हाँ, बिल्कुल लाजिम है आपका सवाल राहुल गांधी। आप वही सवाल मुझे मोदी जी का बता दीजिए। मोदी जी तो अपने भाषण में इतनी बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, एक बार चीन का नाम तक नहीं लेते। वो तो काम वो कर खुद रहे कोई हैं बात पे, ट्वीट नहीं चाइना करते। से संघर्ष की राहुल पूरी स्थिति को सुनिए, पूरी दुनिया ने endorse कर दिया। चाइना अब ने मैं तक केवल acknowledge किया है। राहुल गांधी आज मुझे एक बात चाइना का बताइए। और सिर्फ statement आया है। एक सांसद सर, है। लाल किले की लेकिन प्राचीर हमारे से प्राइम एलओसी मिनिस्टर, और प्रधान एलएसी, सेवक मोदी सर जी अगर का एक अगर tweet अगर बता इतनी भी दीजिए। बेसिक जनरल नॉलेज नहीं है किसी को, तो मैं इसकी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं? एलएसी किस देश के साथ है, मुझे एक बात बताइए। एलएसी किस देश के साथ है? जब भारत का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से एलएसी की रक्षा करने की या फिर विस्तारवादी नीति को आतंकवाद के साथ करने की बात करता है, तो एलएसी किस देश के साथ है? चाइना के साथ है ना सर। अब इतनी भी अगर बेसिक जनरल नॉलेज कोई नहीं रखता, कह रहा नहीं नाम नहीं लिया, मुझे एक बात बताइए ना, फिर मैं क्या करूंगा? फिर तो मेरे को उसकी नॉलेज पे शक करना होगा। तो फिर राहुल सर, आप गांधी तो से डॉक्टर सवाल लिखते मत ना। पूछिए। अगर आप मोदी जी से सवाल नहीं कर सकते तो अरे राहुल सर, मैं कह रहा हूं इससे बड़ा एग्जांपल मैं क्या दूं चीन को ललकारने का? राहुल आप कह रहे हैं नाम नहीं लिया, मैं इससे बड़ा एग्जांपल क्या दूं चीन को ललकारने का? जो बाइडेन तक साथ आ जाते हैं अगले दिन। जनाब, मैं कह रहा हूं इससे बड़ा एग्जांपल मैं क्या दूं चीन को ललकारने का? राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद है। हमें सवाल रूलिंग गवर्नमेंट से पूछना है। लास्ट कमेंट, राहुल गांधी से नहीं। राहुल गांधी दिक्कत दरअसल है क्या? और उनका दिक्कत देश के सशक्त होने से है, देश के मजबूत होने से है, लड़ाई करने से क्या है? इज द बैकबोन। सईदवास आप सुन लीजिए। सईदवास, मैंने आपको कैटेगोरिकली पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। अब आरवीएस मनी को सुनिए। अब आरवीएस मनी को सुन लीजिए, एक सेकंड। अब आरवीएस मनी को सुन लीजिए। बकायदा हिंदू टेररिज्म जानते हैं ना, जो फर्जी कागज बनवा करके जबरदस्ती इनके पास लाए गए थे कि नहीं आप बनाइए और साइन करवाइए, जानते हैं ना, जो विसल ब्लोअर थे। सरकार क्या नहीं जानते हैं ना, जिन्होंने सवाल उठाए थे, आज बाहर हैं। आरवीएस मनी को आप सुन लीजिए, इतनी रिस्पेक्ट थे। बोलिए सर। से पैसे ले, वीवो से पैसे ले, लेकिन गलवान में आमने सामने थे तो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, पब्लिक स्टेटमेंट है। देखो, प्रधानमंत्री का पब्लिक स्टेटमेंट है, लेट द डिफेंस हैंडल दिस, दे हैव गॉट फुल फ्रीडम। डिफेंस को रक्षा बलों को संपूर्ण फ्रीडम है उसको हैंडल करने का। ये कोई नहीं किया इन्होंने। आप डॉक्टर लिखते हैं ना, सुनिए, आप आगे डॉक्टर लिखते हैं ना, आप आगे डॉक्टर लिखते हैं ना, आप आगे डॉक्टर लिखते हैं ना, ये समझदारी होती है, ये समझदारी होती है। बताइए एक बार, आगे आप डॉक्टर लिखते हैं ना। अब मैं कहूं कि मैं राहुल गांधी को समझाने चला हूं, फिर तो मैं कह सकता हूं नहीं भैया उनको समझ में नहीं आता। आप तो समझ सकते हैं ना सर, कब तक डिफेंस करते रहेंगे इंडिफेंसिव का? आरवीएस मनी 20 सेकंड लास्ट कमेंट। डियर सचिन जी, एक छोट मैं बताता हूं। देखो, गलवान में जब आमने सामने थी तो सुरक्षा बलों को कहा दे हैव फुल फ्रीडम टू हैंडल द केस। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। कोई शर्म अल शेख वगैरह परवेज मुशर्रफ से और जाके ताली नहीं बजाए, हाथ नहीं मिलाया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा डिफेंस फोर्सेस का काम है, उनको पूरी ऑटोनॉमी है, पूरा फ्रीडम है, कैसे हैंडल कर रहे हैं। इससे बड़ा सवाल, इससे बड़ा मैसेज संदेश और कुछ नहीं है कि हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर डिफेंस चाहती है गोली मार के साफ करवाना है करवा। इससे बड़ा सबसे बड़ी सवाल ये उठता है ना सर, जहां रोज 55 हजार 60 हजार के करीब केसेस आ रहे हों, कोरोना से लड़ाई भारत लड़ रहा हो, अभी भी जो रेट है जिसे कहते हैं कि ठीक होने का रेट जो है वो लगातार भले बढ़ रहा हो, लेकिन मौतें रोज हो रही हो, तो ऐसे में देश के साथ खड़े होने से पहले रोज एक कभी पीआईएल डालना, कभी सवाल उठाना, कभी बेईमानों की पार्टी कहना, कभी कहना कि ये फंड का इस्तेमाल ठीक से नहीं हो रहा है, ये मंशा साफ बताती कि आप देश के साथ खड़े हैं या फिर देश को नीचे गिराने के लिए खड़े हैं। इस वक्त तो आम नागरिक यही पहचानना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जानिए। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती हुए हैं। हालांकि पिछले दिनों वो कोरोना पॉजिटिव थे, उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी, वो स्वस्थ हो गए थे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है कि गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह एम्स में भर्ती हुए हैं। इसके बारे में और डिटेल अभी आनी बाकी है, हम इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए हैं। इससे पहले जो है वो कोरोना से पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद खुद को उन्होंने क्वारंटीन कर लिया था, अस्पताल में भी उनका इलाज हुआ था, फिर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई थी, स्वास्थ्य लाभ हो गया था। लेकिन इस वक्त इसके पीछे क्या कारण है, गृह मंत्री अमित शाह
एम्स में भर्ती हुए हैं। इस वक्त जो खबर आ रही है वो बड़ी खबर ये है कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती हुए हैं और फिलहाल उनकी तबीयत कैसी है इसके बारे में और डिटेल लेने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल की बड़ी खबर तो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए हैं। सीने में इन्फेक्शन की वजह से, जी इसमें डिटेल आने लग गई कि सीने में इन्फेक्शन की वजह से एम्स में भर्ती हुए हैं। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्हें कोरोना भी इन्फेक्ट हुआ था, कोरोना संक्रमित भी थे गृह मंत्री। उसके बाद लगातार उन्होंने अपना इलाज करवाया और वो ठीक हो गए थे। उन्होंने ये रिपोर्ट भी साझा की थी ट्विटर पर कि अब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप सबकी दुआओं का धन्यवाद। लेकिन फिलहाल ये खबर आ रही है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में गृह मंत्री अमित शाह भर्ती हुए हैं दिल्ली के एम्स में और इसके पीछे वजह सीने में इन्फेक्शन बताया जा रहा है। सीने में इन्फेक्शन की वजह से एम्स में भर्ती हुए हैं अमित शाह। इस पर और डिटेल लेने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.